स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये आर्टिकल लॉन्ग क्वेश्चन में कई बार आ चुका है। ठीक है। और इसके साथ साथ इसमें बहुत सारे एमसीक्यू भी बन सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो वो हम टॉपिक में साथ साथ देख लेंगे कौन सा एमसीक्यू और कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज के इस बेहतरीन टॉपिक को जिसका नाम है कूलम्स लॉ। क्लियर कि कूलम्स लॉ क्या है और ये किस चीज़ के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। तो आज हमने इस चीज़ को स्टडी करना है। ओके। तो बच्चों, हमने इस चैप्टर के वेरी फर्स्ट टॉपिक में हमने सीखा था, क्या सीखा था कि हमारे पास मैटर जो होता है, मैटर के पास बेटा दो तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। याद है आपको? ठीक है। कौन कौन सी होती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स? तो नंबर वन, इसके पास मैस होता है और इस मैस की वजह से ये क्या करता है, किसी दूसरे मैटर के ऊपर फोर्स अप्लाई कर सकता है। राइट, ये हमने सीखा था। और उस फोर्स को हमने क्या नाम दिया था? मैस की वजह से लगने वाली फोर्स को हमने नाम दिया था ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। क्लियर? तो ये वो फोर्स है जो एक मैटर अपने मैस की वजह से दूसरे मैटर के ऊपर फोर्स लगा सकता था। क्लियर? इस फोर्स की कैलकुलेशन की थी न्यूटन ने। ठीक है। तो न्यूटन ने इस फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करके बताया था कि वो फोर्स किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। और वो फोर्स डिपेंड करती थी दोनों बॉडीज के मैसेज पर और दोनों बॉडीज के दरमियान पाए जाने वाले डिस्टेंस पर। क्लियर? तो ये वो फोर्स थी जो कि न्यूटन ने हमें बताया कि मैटर जब मैस की वजह से दूसरे मैस के ऊपर फोर्स लगाता है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है। तो ये उसका था मैग्नीट्यूड। इसी तरह हमने ये भी देखा है कि मैटर जो है अपनी एक और कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है, और वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? चार्ज, जो कि हमारा इस चैप्टर का यही मुद्दा है, चार्ज। तो चार्ज की वजह से भी ये दूसरे चार्ज के ऊपर क्या करता था? फोर्स अप्लाई करता था। और उस फोर्स का हमने नाम क्या रखा था? याद है? इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, जैसे वो था ग्रेविटेशनल फोर्स था, और इस फोर्स का नाम हमने क्या रखा था? इलेक्ट्रिक फोर्स। और जो कि नेचर में किस तरह होती है ये फोर्स? तो नेचर वाइज इसका दो तरह का नेचर है। ये फोर्स अट्रैक्टिव भी होता है। ठीक है, ये हमने बातें सीखी थी। और ये फोर्स क्या वो रिपल्सिव भी होती है। लेकिन मैस की वजह से जो फोर्स लगता था वो सिर्फ अट्रैक्टिव होता है, ये हम जानते हैं। अच्छा, अब बेसिकली कूलम ने इसी इलेक्ट्रिक फोर्स को कैलकुलेट किया था। यानी कि दो चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान, जो दो चार्जेस के दरमियान लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फोर्स था, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया था। क्लियर? सो कूलम्स फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स। अच्छा, उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके हमें बताया कि वो फोर्स किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। क्लियर? तो हम उस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को तो डिस्कस नहीं करने वाले हैं, लेकिन उस एक्सपेरिमेंटल सेटअप से जो उन्होंने हमें रिजल्ट्स बताए, वो रिजल्ट्स बेसिकली हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि वो फोर्स का ताल्लुक किस किस के साथ है, क्या चेंज करेंगे तो फोर्स चेंज हो जाएगा, क्या चेंज नहीं करेंगे तो फोर्स चेंज नहीं होगा। वो हमने फैक्टर्स को डिस्कस करना है जो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान हमें रिजल्ट्स जब वो बताए। क्लियर? तो उन्होंने हमें क्या बताया कि दो चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान जो फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स, लेट से कि ये हमारे पास वो दो चार्ज पार्टिकल्स हैं। ठीक है जी। एक का चार्ज है Q1 है और दूसरा एक चार्ज पार्टिकल है। ठीक है जी। इसका जो चार्ज है वो हमारे पास कितना है? Q2 है। और दोनों किसी ना किसी डिस्टेंस पे पड़े हुए हैं। तो पहले उन्होंने क्या किया? पहले उन्होंने इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको चेंज नहीं किया। डिस्टेंस फर्ज करें इन दोनों के दरमियान कितना है? आर भी शो कर सकते हैं, डी भी लिख सकते हैं। तो उन्होंने क्या देखा कि जब इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड को मैं चेंज करता हूं, यानी कि मैं बढ़ाता हूं, तो इनके दरमियान लगने वाला फोर्स भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और जब मैं चार्जेस का मैग्नीट्यूड कम करता हूं तो फोर्स क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो बताएं ये कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है कि अगर हम चार्जेस का मैग्नीट्यूड बढ़ाते हैं तो फोर्स भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस डिक्रीज करते हैं तो फोर्स भी कैसा हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन डिक्रीज और इंक्रीज तो हो रहा था, लेकिन किस रेशो के साथ, किस ऑपरेशन के साथ? जैसे लेट्स से कि अगर हमारे पास ये चार्जेस जो है Q1 और Q2, इन दोनों का लेट्स से मैग्नीट्यूड हम बनाते हैं, ए का हमने कर दिया 2। ठीक है, ओहो क्या हो गया मार्कर को? 2 है। और ए को हमने क्या कर दिया? 3। तो फोर्स को कैसा हो जाना चाहिए था? एक्सपेरिमेंट से देखा गया कि फोर्स कितना हुआ?
6 टाइम इंक्रीज हो गया, 6 टाइम फोर्स लगा। फिर उन्होंने क्या किया, इन दोनों को बढ़ा दिया, सिर्फ इसको बढ़ा दिया, इसको चेंज नहीं किया, मतलब इन दोनों में से किसी एक को बढ़ा दिया, दूसरे को चेंज नहीं किया, तो फोर्स उन्होंने देखा कि 9 गुना हो गया, 9 टाइम्स बढ़ गया। एक चार्ज को उन्होंने चेंज किया, ठीक है, एक चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है उसको चेंज किया, तो देखा फोर्स पहले से क्या हो गया, बढ़ गया। अच्छा, फिर उन्होंने क्या किया, जो मैग्नीट्यूड है उसको मजीद बढ़ा दिया, लेट से उन्होंने क्या किया, दोनों को 4 कर दिया, तो देखा कि जो फोर्स है उन दोनों के दरमियान वो बढ़ तो गया लेकिन 16 टाइम्स बढ़ गया। इसी तरह वो उन्होंने कम किया तो फोर्स कम हो गया। तो ये जो वेरिएशन पाई जा रही है चार्जेस के मैग्नीट्यूड और फोर्स के दरमियान, ये जो वेरिएशन है वो किस तरह की होगी, मतलब इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो ऑपरेशन है वो कौन सा यूज हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन का, सब्ट्रैक्शन का, एडिशन का। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों के दरमियान अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तब जाके 6 आता है, तब जाके 9 आता है, ठीक है, इसी तरह 16 आता है। इसका मतलब कि दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है, फोर्स उन दोनों मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होती है। तो यहां से हमने एक रिजल्ट निकाला कि फोर्स फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस, कि दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वो फोर्स जो इनके दरमियान लगती है। ये हमें एक पहला हमें रिजल्ट देखने को मिला। फिर ये सारी जो कैलकुलेशन थी ये हमने एक सेम डिस्टेंस पर की थी, ठीक है, डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ था, सिर्फ हम क्या चेंज कर रहे थे, मैग्नीट्यूड बढ़ा रहे थे, कभी चार्ज ज्यादा कर रहे थे, कभी चार्ज कम कर रहे थे, और कंडीशन क्या थी कि जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो रहा था। क्लियर। फिर हमने मतलब उन्होंने क्या देखा कि डिस्टेंस को बढ़ाने से फोर्स फिर चेंज हो गई, लेकिन जब डिस्टेंस को बढ़ाया तो उन्होंने चार्ज को एक जैसा रखा, ठीक है, तो जब चार्ज एक जैसा रखा तो डिस्टेंस को वेरी किया तो फोर्स वेरी कर गई। किस तरह से वेरी हुई, तो उन्होंने क्या देखा कि अगर डिस्टेंस को मैं कम कर रहा हूं तो फोर्स बढ़ रही है, और अगर मैं डिस्टेंस को ज्यादा कर रहा हूं तो फोर्स बढ़ रही है, ठीक है, सॉरी उल्टा नहीं किया, डिस्टेंस कम किया तो फोर्स बढ़ गई और डिस्टेंस को ज्यादा किया तो फोर्स कम हो गई। मतलब ये रिलेशन कैसा था, इनवर्स रिलेशन था। क्लियर। तो अब ये जो इनवर्स रिलेशन था इसके दरमियान जो ऑपरेशन था, जैसे चार्जेस के दरमियान ऑपरेशन कौन सा था, मल्टीप्लिकेशन का था, प्रोडक्ट का था, इसी तरह डिस्टेंस के साथ फोर्स का रिलेशन इनवर्स तो देखा गया, लेकिन फोर्स और डिस्टेंस के साथ जो रिलेशन इनवर्स था वो किस ऑपरेशन से था, मल्टीप्लिकेशन था, एडिशन था, कोई पावर थी, एटसेट्रा। तो उन्होंने क्या देखा कि अगर मैं डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस 2 टाइम्स बढ़ा देता हूं, 2 टाइम्स इंक्रीज कर देता हूं, 2 टाइम्स बढ़ा देता हूं, तो फोर्स हमें कैसा हुआ, तो फोर्स दिखने को मिला कि 4 टाइम डिक्रीज हो गया, 4 टाइम डिक्रीज हो गया। रिलेशन तो इनवर्स था, लेकिन किस तरह का इनवर्स था कि भाई 2 गुना हमने बढ़ाया तो 4 गुना फोर्स कम हो गई। फिर उन्होंने डिस्टेंस को मजीद बढ़ा दिया, 3 गुना कर दिया, डिस्टेंस को 3 गुना बढ़ा दिया, तो फोर्स को देखा कि फोर्स 9 गुना कम हो गई, फोर्स 9 गुना कम हो गई। यह रिलेशन कैसा हुआ, तो अगर आप देखें कि अगर मैं 2 का यहां पे क्या करूं, स्क्वायर करूं, तब जाके 4 आता है, इसी तरह अगर मैं 3 का भी स्क्वायर करूं तो 9 हमारे पास आता है। इसका मतलब कि ये जो हमारे पास डिस्टेंस है, डिस्टेंस का इस फोर्स के साथ इनवर्स रिलेशन तो है, लेकिन सिर्फ डिस्टेंस के साथ नहीं बल्कि डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इनवर्स रिलेशन है। क्लियर। तो डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे तो ही 4 आएगा, डिस्टेंस का यानी कि 3 का स्क्वायर किया तो 9 आएगा हमारे पास। तो 2 गुना डिस्टेंस करने से फोर्स कम तो हुई, लेकिन कितना कम हुई, 4 गुना कम हो गई। 3 टाइम डिस्टेंस बढ़ाने से फोर्स कम तो हुई, लेकिन कितने गुना कम हुई, 9 गुना कम हुई। तो यहां से हमने एक रिजल्ट निकाला कि फोर्स डिस्टेंस के साथ इनवर्स रिलेशन में तो है, लेकिन फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ, ठीक है, डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इनवर्स रिलेशन में है। ओके, अब हम इन दोनों रिलेशंस को कंबाइन करते हैं, रिलेशन नंबर 1 एंड रिलेशन नंबर 2। ठीक हो गया। तो रिलेशन दोनों को हमने कंबाइन किया, तो कंबाइन करके हमारे पास कैसे कंबाइन करते हैं, जो सेम टर्म्स होती है ना उसको हम लिखते हैं एक बार, ठीक है, एक बार लिखते हैं, और जो डिफरेंट टर्म्स होती हैं उनको हम मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो हमारे पास फाइनल जो शेप बनेगी वो आ गई Q1 इंटू Q2 ओवर आर स्क्वायर। जी पहले बच्चों यहां तक बात हुई क्लियर, इसको आप रिलेशन नंबर 3 कहते हैं। तो ये हमारे पास कूलम ने वो फोर्स कैलकुलेट की,
अब इस तरह से इस फोर्स को हम क्या नाम दे देंगे, कूलम फोर्स का नाम दे देंगे। क्लियर। तो कूलम फोर्स जो है वो दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और फोर्स कूलम फोर्स जो है वो दोनों चार्जेस के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्लियर हो गया यहां तक। अच्छा, अब आगे सुनते सुनते जाइएगा, बातें बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। अब हम इस साइन को खत्म करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, एक कांस्टेंट आएगा। सो एफ इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, सम कांस्टेंट इनटू Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। क्लियर। अब इस कांस्टेंट को हमने नाम दे दिया, एक खास नाम दे दिया, और इसको हमने नाम दे दिया कूलम कांस्टेंट के। ठीक है, के से रिप्रेजेंट करेंगे, बाकी सारा फैक्टर वैसे का वैसे आएगा, Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। सो दिस इज कॉल्ड कूलम्स लॉ। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या बन गया, कूलम्स लॉ है। सो कूलम्स लॉ, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अब हम यहाँ पे डेफिनेशन बना सकते हैं कूलम्स लॉ की। कूलम्स लॉ की डेफिनेशन क्या बन गई, द फोर्स ऑफ अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, क्योंकि ये कूलम फोर्स अट्रैक्शन का भी फोर्स होता है और रिपल्शन का फोर्स भी होता है। सो द कूलम फोर्स, the force between the two charges which is attractive or repulsive is directly proportional to the product of the magnitude of charges and inversely proportional to the square of the distance between them। ये इसकी डेफिनेशन है। क्लियर। ये जो दो हमने रिजल्ट्स बनाए हैं, यही रिजल्ट्स क्या है, कूलम्स लॉ की डेफिनेशन हो गया। ओके, तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख नहीं रहा हूँ, वो आपकी बुक में बेटा लिखी हुई है, हमें बातें सीखनी है, कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन तो आप याद कर ही लेंगे। क्लियर हो गया बच्चों। तो ये हमारे पास क्या आ गया, कूलम्स लॉ आ गया। ठीक है। अब कूलम्स लॉ जो है, हमने देखा कि जो चार्जेस हैं ये पॉजिटिव मतलब सिमिलर भी हो सकते हैं और अपोजिट भी हो सकते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये फोर्स है वो अट्रैक्टिव का है या रिपल्सिव का है। तो उसके लिए छोटी सी बात याद रख लें कि अगर इस फोर्स का साइन सिंबल जो है, इस फोर्स का सिंबल जो है वो पॉजिटिव आया, पॉजिटिव यानी कि फोर्स का आंसर क्या आया, पॉजिटिव आया। ठीक है, तो इसका मतलब होगा कि ये रिपल्सिव फोर्सेस होगा। दिस इंप्लाइज दैट ये फोर्स बेटा कैसा होगा, रिपल्सिव, रिपल्सिव, रिपल्सिव फोर्स होगा। ठीक हो गया। और अगर इस फोर्स का आंसर नेगेटिव आया, अगर इस फोर्स का आंसर नेगेटिव आया, तो नेगेटिव का मतलब यहां पर क्या होगा, अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव। तो इस तरह जो है हम बता सकते हैं कि ये जो फोर्स है दोनों चार्जेस के दरमियान वो अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है, कैसे, उनके साइंस के साथ। क्लियर। तो अगर फोर्स पॉजिटिव है मतलब साइन पॉजिटिव है तो वो उनके दरमियान रिपल्सिव फोर्स होगा, और रिपल्सिव फोर्स हम जानते हैं कि किस किस के दरमियान होता है, सिमिलर चार्जेस के दरमियान होता है। ठीक हो गया। तो मतलब चार्जेस कैसे होंगे उस केस में, सिमिलर होंगे। और अट्रैक्टिव हम जानते हैं कि अट्रैक्टिव फोर्स किस किस के दरमियान होता है, अपोजिट चार्जेस के दरमियान होता है, जो कि सिमिलर ना हो, अपोजिट चार्जेस। ठीक हो गया प्यारे बच्चों। तो ये था हमारे पास कूलम्स लॉ। अच्छा, अब कूलम्स लॉ जो है ये चार्जेस के मैग्नीट्यूड और उनके दरमियान डिस्टेंस के अलावा एक और फैक्टर पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, और वो फैक्टर इसके अंदर छुपा हुआ है, दैट इज कूलम्स कांस्टेंट के अंदर। ये कूलम कांस्टेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, वेयर के इज कॉल्ड कूलम्स कांस्टेंट, वेयर के इज कॉल्ड कूलम्स कांस्टेंट। ठीक हो गया। ये जो कूलम्स कांस्टेंट के है, ये हमें बहुत ही गहरी इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है जी। और वो इंफॉर्मेशन क्या है कि कूलम फोर्स जो कि दो चार्जेस के दरमियान लगती है, ये चार्जेस के मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस के अलावा एक और फैक्टर पर भी डिपेंड करती है। ठीक है, और वो फैक्टर क्या है, वो फैक्टर है कि इन दोनों चार्जेस के दरमियान मीडियम पर, मीडियम की करेक्टरिस्टिक्स पर, कि मीडियम कौन सा हमने इस्तेमाल किया हुआ है। क्लियर हो गया बच्चों। सो के, द वैल्यू ऑफ के, वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स
डिपेंड्स अपॉन मीडियम बिटवीन चार्जेस। क्लियर? ये जो k की वैल्यू है वो किस पर डिपेंड करती है? k की वैल्यू मीडियम पर डिपेंड करती है कि चार्जेस के दरमियान मीडियम कौन सा इस्तेमाल किया गया है। तो देखा गया कि जब हम दोनों चार्जेस के दरमियान मीडियम को वेरी करते हैं, जैसे दो चार्जेस के दरमियान हमने एयर को रखा, फिर हमने वाटर को प्लेस कर दिया, फिर हमने जब वो किसी ग्लास को रखा, इसके अंदर रबर को रखा, तो डिफरेंट मीडियम्स को जब हम चेंज कर रहे थे तो हमने देखा कि फोर्स का जो इफेक्ट है वो भी चेंज हो रहा था। मतलब कि मीडियम के पास ऐसी कौन सी खूबी है कि जिस वजह से वो फोर्स को चेंज कर देती है? तो आंसर है उस खूबी का हमने एक स्पेशल नेम रखा है। क्लियर? और उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड परमिटिविटी। परमिटिविटी। सो परमिटिविटी क्या हुई? परमिटिविटी बेसिकली इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मीडियम। ये उस मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक्स है जिस वजह से वो दो चार्जेस के दरमियान जो इफेक्ट है उसको वो चेंज कर देती है, चेंज करने की सलाहियत रखती है। उस कैरेक्टरिस्टिक्स को हम क्या नाम देते हैं? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ठीक हो गया? सो इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक। ठीक हो गया बच्चों कि ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है मीडियम की जिस वजह से ये चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है उसके इफेक्ट को चेंज कर सकती है, जिसको हमने बोला परमिटिविटी। और इसका बेटा सिंबल हमने बनाया, इसका सिंबल हमने बनाया दैट इज कॉल्ड एप्सिलॉन। ठीक है? इसको हम क्या पढ़ेंगे? एप्सिलॉन। ये इसका सिंबल होता है, इसको पढ़ेंगे एप्सिलॉन। ठीक हो गया? ये ई की तरह दिखता है बट ये ग्रीक वर्ड है, इसको आप एप्सिलॉन ही पढ़ेंगे। ओके, स्मॉल ई सा लगता है। अच्छा, तो ये जो प्रॉपर्टी है एप्सिलॉन, ये क्या कर सकती है? फोर्स के इफेक्ट को चेंज कर सकती है। किस तरह से चेंज कर सकती है? तो आंसर है ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये जितनी ज्यादा होगी, ठीक है, मोर is the permittivity, more is the permittivity, more is the permittivity, less will be the force। yes, ये मैंने क्या पॉइंट लिख दिया है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहां पे लिख दिया है। ठीक हो गया कि फोर्स का इस खासियत के साथ क्या रिलेशन है? तो आपने देखा कि जितनी ज्यादा परमिटिविटी होती जाएगी, परमिटिविटी जितनी ज्यादा होगी, फोर्स का इफेक्ट उतना ही डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि वो मीडियम कितना परमिट करता है, कितनी इजाजत देता है फोर्स लगाने के लिए। ठीक है, हो गया? जैसे इसको आप ऐसे समझें, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास दो चार्जेस हैं, लेट्स से ये हमारे पास दो चार्जेस हैं और इनके दरमियान मीडियम है, कुछ ये मीडियम है फर्ज करें। ठीक है? और इस चार्ज ने इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाई। लेट से ये जो चार्ज है ये फोर्स लगाने की एबिलिटी रखता है, लेट से 100 न्यूटन। ठीक है? 100 न्यूटन इसने फोर्स लगाना चाहता है। ठीक हो गया? इस चार्ज के ऊपर। लेकिन क्या किया, इस मीडियम ने इसकी फोर्स को कितना एब्जॉर्ब कर लिया? लेट से इसने 60 न्यूटन फोर्स को एब्जॉर्ब कर लिया। मैं आपको जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूं इस परमिटिविटी का मतलब क्या है और रिलेशन क्या है। ठीक है? तो इसने क्या किया, 100 धागे, फर्ज करें 100 धागे जब वो फेंके इसकी तरफ, इसको खींचने के लिए 100 धागे, उन 100 धागों में से 40 धागे जो है वो 40 जो स्ट्रिंग्स हैं उसने क्या कर ली, एब्जॉर्ब कर ली उस मीडियम ने। और बाकी कितनी बची? बाकी जब वो 40 बची। ठीक हो गया? 40 जो स्ट्रिंग्स हैं वो जब वो पहुंची दूसरे चार्ज की तरफ, और दूसरे चार्ज जब वो 40 स्ट्रिंग के साथ जब वो खींचा चला आएगा। ओके, फिर हमने एक और मीडियम चेंज किया, हमने एक और मीडियम चेंज किया दोनों चार्जेस के दरमियान। अब की बार कोई और मीडियम है, लेट्स से कोई और मीडियम है। ठीक है? अब अगेन इसने जब वो 100 स्ट्रिंग जब वो भेजी, इसने कितनी एब्जॉर्ब कर ली? इसने फर्ज करें 90 एब्जॉर्ब कर ली। और कितनी आगे जाने दी?
10 स्ट्रिंग्स आगे जाने दी, 90 को एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक हो गया। अब मुझे बताएं कि इस एग्जांपल में फोर्स ज्यादा है या इस एग्जांपल में फोर्स ज्यादा है। तो आप देख सकते हैं कि 60 उसने एब्जॉर्ब कर लिया, 40 के साथ वो खींच रहा है। यहां पर उसने 90 को एब्जॉर्ब कर लिया, 10 के साथ उसको खींच रहा है। तो 10 ज्यादा है कि 40 ज्यादा है? तो आंसर है 40 ज्यादा है। 40 ज्यादा है, मतलब इस मीडियम की मौजूदगी में फोर्स ज्यादा लग रहा है, 60 कम हुआ, और इस मीडियम की मौजूदगी में 90 कम हुआ। तो ये जो एब्जॉर्ब करने की जो एबिलिटी है ना, एब्जॉर्ब कर लिया है इस मीडियम में, इसी को बोलेंगे परमिटिविटी। ठीक है, इसने 40 को परमिट किया, 40 को गुजरने दिया, इसने 10 को गुजरने दिया, 90 को एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, तो जितनी ज्यादा परमिटिविटी होगी, खींचने की ताकत उतनी कम हो जाएगी। तो यहां पे इसने 90 को एब्जॉर्ब किया और 10 की ताकत से खींचा, यहां पे इसने 60 को एब्जॉर्ब कर लिया और 40 की ताकत से खींचा। इसका मतलब कि इस मीडियम की जो परमिटिविटी है वो कम है और इसकी जो परमिटिविटी है वो ज्यादा है। तो जिसकी परमिटिविटी ज्यादा है वो कम फोर्स से खींचेगा, और जिसकी परमिटिविटी कम है वो ज्यादा फोर्स से क्या करेगा? खींचेगा। क्लियर? इसका मतलब कि परमिटिविटी ज्यादा करते जाओ, चार्जेस के दरमियान फोर्स क्या होगा? कम लगता जाएगा। तो मुझे बताएं कि फोर्स का परमिटिविटी के साथ क्या रिलेशन हुआ, फिर डायरेक्ट या इनवर्स? इनवर्स हुआ। यही बात मैंने ऊपर पहले से लिख दी थी कि मोर इज द परमिटिविटी, जितनी परमिटिविटी ज्यादा होगी लेस विल बी द फोर्स, फोर्स कम हो जाएगी। तो यहां पर 60 परमिटिविटी है, यहां पे 90 परमिटिविटी है। क्लियर हो गया बच्चों यहां तक? तो इसकी परमिटिविटी कम है तो यहां पे फोर्स भी ज्यादा लगा, यहां पे इसकी परमिटिविटी 90 है तो फोर्स कितना हो गया? 10 हो गया और कम हो गया। तो परमिटिविटी ज्यादा, फोर्स कम, परमिटिविटी कम तो फोर्स ज्यादा। तो यहां से हमने क्या रिलेशन निकाला? कि यहां से हमने एक रिलेशन निकाला कि भाई फोर्स जो होती है ये परमिटिविटी के साथ इनवर्स रिलेशन रखती है। बात हुई क्लियर? अब ये सारी जो परमिटिविटी है ये किसके अंदर आ रही है? के के अंदर आ रही है। ठीक हो गया। के डिपेंड अपॉन द मीडियम बिटवीन द चार्जेस, और मीडियम की वजह से, मीडियम की ऊपर वो डिपेंड करता है के, और मीडियम के पास बेसिकली क्या है जिस वजह से के डिपेंड करता है? वो है परमिटिविटी। अब इस परमिटिविटी को अगर हम इस फार्मूले के अंदर भी थोड़ा सा जब वो डिनोट कर दें तो देखें क्या होता है हमारे पास। ये जो के है इसको मैं थोड़ा सा मजीद ओपन करके लिखता हूं कि हमारे पास बेटा जो के है, के, ठीक हो गया, के बेसिकली बराबर होता है, देखें परमिटिविटी का फोर्स के साथ इनवर्स रिलेशन है, और परमिटिविटी किसके अंदर आनी है? के के अंदर आनी है, और के के अंदर ये इस तरह आनी है कि इसका रिलेशन फोर्स के साथ इनवर्स बना रहे। तो इसीलिए हम यहां पे लिखेंगे 1/एप्सिलॉन। ठीक हो गया, के बराबर है 1/एप्सिलॉन, या एप्सिलॉन कह दें, एप्सिलॉन कह दें, जैसे मर्जी कह दें। अच्छा, उसके बाद एक और फैक्टर आएगा बच्चों, वो है हमारे पास 4 पाई। अब ये 4 पाई कहां से आया है? ये फिलहाल आप इसको एज इट इज याद कर लें। ठीक हो गया। ये एक एंगल होता है, सॉलिड एंगल कहते हैं, लेकिन ये आप जाके पढ़ेंगे बेटा फर्स्ट ईयर के अंदर। तो इसको बस फिलहाल आप इसको 4 पाई एज इट इज याद कर लें। क्लियर हो गया बच्चों? तो के का फार्मूला बन गया, के बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन। क्लियर? अब ये के की वैल्यू, ये के की वैल्यू जो है वो अगर मैं यहां पर पुट कर दूं इस के की जगह पर, इसको आप इक्वेशन नंबर 4 कह दें। ठीक हो गया। अब मैं के की वैल्यू को मैं पुट कर देता हूं, पुट इन 4। अगर मैं 4 में पुट कर दूं तो फोर्स का फार्मूला क्या बन गया? दिस इंप्लाइज दैट कि फोर्स इज इक्वल्स टू के की जगह पर ये सारा फैक्टर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक हो गया। बाकी सारा फैक्टर वो वैसे का वैसे रहेगा, Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। जी, ये हमारे पास कूलम लॉ की फाइनल शक्ल आ गई। ठीक हो गया, कि जिसमें कूलम फोर्स जो है वो चार्जेस पे भी डिपेंड कर रहा है, चार्जेस के मैग्नीट्यूड पर डायरेक्ट रिलेशन है, उनके दरमियान डिस्टेंस पर जो कि इनवर्स रिलेशन है, और मीडियम की खासियत पर भी, मीडियम की प्रॉपर्टी पर भी, और मीडियम की प्रॉपर्टी जिसका हमने क्या नाम दिया था? परमिटिविटी। तो एप्सिलॉन का हम क्या नाम देंगे? परमिटिविटी। तो जितनी परमिटिविटी, आप देख सकते हैं कि जितनी परमिटिविटी ज्यादा होगी उतना फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। हमने ऊपर वाले एग्जांपल में देखा कि इस मीडियम की परमिटिविटी 90 थी, इसने फोर्स को 10 कम कर दिया, मतलब कम कर दिया। इसकी परमिटिविटी 60 थी, इसने 40 को अलाउ किया, तो 40 फोर्स से खींचा इसने, यहाँ पे 10 फोर्स से खींचा,
ठीक हो गया, क्योंकि यहाँ पे परमिटिविटी 90 थी, बढ़ गई, और यहाँ पे कम थी, तो कम परमिटिविटी होगी तो फोर्स ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा परमिटिविटी होगी तो फोर्स कम हो जाएगी। तो यही मैंने परमिटिविटी का फोर्स के साथ कैसा रिलेशन देखा, इनवर्स रिलेशन देखा। ठीक हो गया, परमिटिविटी उसकी खासियत है, उसकी प्रॉपर्टी उस मीडियम के अंदर कि वो अलाउ करती है या नहीं करती है, कम अलाउ करती है फोर्स को या ज्यादा अलाउ करती है फोर्स को। ठीक हो गया बच्चों, तो इस तरह जो है ये हमारे पास फोर्स बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर आ गया। जी प्यारे बच्चों, यहां तक बात हुई क्लियर। अच्छा, अब मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास चार्जेस के दरमियान जो मीडियम होता है वो मोस्टली एयर होती है। ठीक हो गया, अब अगर एयर होगी, ठीक है जी, इफ द मीडियम बिटवीन चार्जेस इज एयर, देन एयर की जो परमिटिविटी है उसके लिए हमने खास सिंबल बनाया हुआ है। उसका सिंबल क्या होगा, इफ द मीडियम बिटवीन द चार्ज इज एयर, देन परमिटिविटी इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन, और इसके नीचे ये छोटा सा सर्कल ओ, एप्सिलॉन नॉट। क्या पढ़ेंगे, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अगर चार्जेस के दरमियान एयर है, एयर, तो एयर के लिए परमिटिविटी का सिंबल एक खास बना दिया, एप्सिलॉन नॉट। क्यों, क्योंकि चार्जेस के दरमियान अगर एयर है या फ्री स्पेस है, वैक्यूम है, तो फिर मैक्सिमम फोर्स लगता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि दो चार्जेस के दरमियान मैक्सिमम फोर्स किस मीडियम की मौजूदगी में लगता है, तो आंसर है अगर दोनों चार्जेस के दरमियान एयर या वैक्यूम यानी कि फ्री स्पेस हो, तो फिर तब जो है मैक्सिमम फोर्स लगेगा। क्लियर, तो अब हमारा जो फार्मूला है, अगर हम इसको एयर के लिए लिखें कि चार्जेस के दरमियान जो मीडियम है वो अगर एयर है, तो तब हमारा जो फार्मूला है वो क्या बन जाएगा, तब हमारा फार्मूला बड़ा बन जाएगा कुछ इस तरह से कि फोर्स इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ठीक हो गया बच्चों, तो ये आपकी बुक में कूलम्स लॉ का फाइनल रिजल्ट लिखा हुआ है। ठीक हो गया, कि एप्सिलॉन नॉट कैसे आया है, सिंपल एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन जो है वो कैसे होगा, और एप्सिलॉन जो है वो बेसिकली होता क्या है। ठीक हो गया जी प्यारे बच्चों, यहां तक बात हुई क्लियर। तो ये है बच्चों कूलम्स लॉ की फाइनल शक्ल, फाइनल फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ठीक हो गया प्यारे बच्चों, यहां तक बात हुई क्लियर कि ये हमारे पास कूलम्स लॉ की फाइनल फॉर्म कहलाएगी। ओके, अच्छा, अब आगे भी और भी बहुत सारी बातें हैं, ठीक है, लेकिन आपने इसको बड़े ध्यान से समझ जाना है। ओके, आगे चलते हैं। यहां तक बात नोट होगी, वीडियो को पॉज करके यहां तक नोट कर सकते हैं आप, आगे मूव करेंगे। ओके जी अच्छा, अब आगे, अब हम डिफरेंट इसी फार्मूले को यूज करके डिफरेंट जो है वो क्वेश्चन जो है वो बनाएंगे। ठीक है जी, कि अगर हम चार्जेस को डबल कर दें, फोर्स क्या हो जाएगी, डिस्टेंस को हाफ कर दें, डिस्टेंस को डबल कर दें, वगैरह वगैरह, तो फोर्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये छोटे छोटे जो है वो सवालात हैं जो कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन में एमसीक्यूज के अंदर पूछे जा सकते हैं। क्लियर हो गया बच्चों, तो अब हम जो है वो उन सवालों की तरफ थोड़ा सा आते हैं और देखते हैं कि वो सवाल कौन कौन से हैं। देखें, फोर्स का डिस्टेंस के साथ क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। ठीक हो गया, अब अगर सवाल यह है, इफ वी डबल द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस देन व्हाट विल हैपन टू द फोर्स, सवाल है। ठीक है जी, तो हम यहां पे लिखते हैं, वी नो दैट वी नो दैट हम जानते हैं कि कूलम्स लॉ का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें। सवाल यह था कि अगर हम डिस्टेंस को डबल कर दें, R को 2R कर दें, नाउ इफ R इज इक्वल्स टू 2R, ठीक है जी, हमारा जो नया डिस्टेंस है R डैश, नया डिस्टेंस है, ये पुराने वाले R से क्या हो गया, डबल हो गया, देन व्हाट विल हैपन, देन कूलम फोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा। सो
एफ डैश, यानी कि न्यू फोर्स हमारे पास आएगी। हम जानते हैं ना कि आर चेंज करेंगे तो फोर्स चेंज हो जाएगी, तो हमने आर को चेंज कर दिया तो फोर्स भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो वो जो चेंज शुदा फोर्स है उसको मैंने एफ डैश से लिख दिया है। तो एफ डैश किसके बराबर होगा, ध्यान से देखते जाएं, कि Q1 Q2 ओवर R की जगह पर क्या आ जाएगा, R की जगह पर आएगा 2R आएगा। तो 2R मैंने यहां पे लिख दिया 2R, और इसका मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो 2R का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4R स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ओके ओके जी। तो एफ डैश यानी कि न्यू फोर्स बराबर है के Q1 Q2 ओवर 4R स्क्वायर। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर ये 4 है, अगर मैं इसको शुरू में लिख दूं, थोड़ा सा शुरू में लिख देता हूं, तो एफ डैश इज इक्वल्स टू, शुरू में लिख देता हूं मैं, तो शुरू में अगर मैं लिखूंगा तो ये आएगा हमारे पास 1/4। ठीक है, और बाकी ब्रैकेट में क्या आएगा, के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर आ जाएगा। अब ये जो के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर है, के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, ये तो पुरानी वाली फोर्स नहीं आ गई। ठीक है, पुरानी वाली फोर्स है, यानी कि ये सारा फैक्टर जो है, ये सारा फैक्टर ये वाला नहीं बन गया, ये देखें ये वाला बन गया, और ये किसके बराबर है, ये तो एफ के बराबर है। तो मैं इस सारे की जगह पर क्या लिख सकता हूं, एफ लिख सकता हूं। तो हमारी जो न्यू फोर्स है वो बराबर है 1/4, और ये सारी क्या थी, पुरानी फोर्स थी जी। ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया, और ये रिजल्ट हमें क्या शो कर रहा है कि अगर हम डिस्टेंस को डबल कर दें, ध्यान सुने, अगर हम डिस्टेंस को डबल कर दें तो जो नई फोर्स है वो पुरानी वाली फोर्स से 4 गुना कम हो जाएगी। और यही बात हमने शुरू में देखी थी कि अगर हम डिस्टेंस को डबल बढ़ा दें तो फोर्स 4 गुना कम हो जाएगी। क्लियर। तो यह देखा हमने, फोर्स जो नई फोर्स आई है, न्यू फोर्स जो है एफ डैश, वो पुरानी वाली फोर्स सिंपल एफ से 4 टाइम्स क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। इसी बात को हमने प्रूव करना था। ठीक है, और सवाल मैंने क्या बताया था आपको कि इफ वी डबल द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस देन व्हाट विल हैपन टू द कूलम फोर्स बिटवीन द चार्जेस, सो द कूलम फोर्स विल डिक्रीज बाय 4 टाइम्स। अब ये आपको एमसीक्यूज भी आ सकता है, इसी तरह के और भी एमसीक्यू में बना सकता हूं, आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन बना सकता हूं। अगर मैं डिस्टेंस को 3 गुना बढ़ा दूं, सोचें अगर मैं डिस्टेंस को 3 गुना बढ़ा दूं तो यहाँ पे आ जाएगा 3r आ जाएगा, यहाँ पे 3r आएगा, यहाँ पे आएगा 3r का होल स्क्वायर, यहाँ पे 3r का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 9r स्क्वायर बन जाएगा। तो वो 9 को मैं शुरू में लेकर आऊंगा 1/9, यहाँ पे आएगा 1/9। इसका मतलब कि जो न्यू फोर्स होगी वो पुरानी वाली फोर्स का 9 गुना कम हो जाएगी। कब, जब मैं डिस्टेंस को 3 गुना बढ़ाऊंगा। सो इफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस becomes 3 times, then the force between the charges will reduce to 9 times। ठीक हो गया, तो 9 गुना फोर्स कम हो जाएगी। इसी तरह अगर मैं 4 गुना डिस्टेंस बढ़ा दूं, बताएं 4 गुना डिस्टेंस बढ़ाने से फोर्स कितने गुना कम हो जाएगी, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। इसी तरह अगर मैं 5 का बढ़ाऊं, 5 गुना डिस्टेंस को बढ़ा दिया तो फोर्स कितने गुना कम हो जाएगी, 5 का स्क्वायर 25। ये तो बढ़ाने के हिसाब से हो गया। अब करते हैं कम करने के हिसाब से। अगर मैं डिस्टेंस को कर दूं हाफ, सोचें हाफ कर दूं, एक चले न्यूमेरिकल हम छोटा सा कर देते हैं। अगर मैं डिस्टेंस को मैं कर दूं बेटा हाफ, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं डिस्टेंस को क्या कर दूं हाफ, यानी कि आर की जगह पर मैं क्या पुट कर दूं, 1/2r। अब 1/2r अगर मैं यहां पर पुट करूं, ठीक है जी, तो देखें क्या बनता है, तो एफ डैश इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 ओवर ओवर, अब यहां पे मुझे क्या पुट करना है, 1/2, मुझे यहां पे पुट करना है 1/2r, और इस सारे का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब 1/2 का स्क्वायर कितना होता है, 1/4। ठीक हो गया, तो यहां से क्या निकलेगा, 1/4r स्क्वायर। इसको मैं साइड पे लिख देता हूं, के Q1 Q2 ओवर 1/2r का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4r स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखें। अब ये जो 4 है इसको मैं ऊपर ऐसे ले जा सकता हूं, ठीक है, ये ऊपर आ जाएगा। अब अगर ये ऊपर आ जाएगा तो जो न्यू फोर्स है वो किसके बराबर हो जाएगी, न्यू फोर्स बराबर हो जाएगी, ये वाला 4 ऊपर आ गया और उसको मैंने लिख दिया शुरू में। ठीक हो गया, ये मैंने इसको शुरू में लिख दिया 4 को। बाकी चीजें सारी लिख दो, के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अब ये वाला जो है फैक्टर, ये वाला सारा फैक्टर, ये किसके बराबर होता है, के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर किसके बराबर है, पुराने वाली फोर्स के बराबर है। ठीक है, तो ये वाला सारा फैक्टर किसके बराबर आ गया बच्चों, पुरानी वाली फोर्स के बराबर आ गया। इसका मतलब हमारी जो न्यू फोर्स है, जो न्यू फोर्स है वो
ये सारी है पुरानी फोर्स है, तो मैं इसको लिख देता हूं F। तो न्यू फोर्स पुरानी फोर्स से 4 गुना बढ़ जाएगी। क्लियर? फिर से न्यू फोर्स पुरानी वाली फोर्स से 4 गुना बढ़ जाएगी। कब? जब मैं डिस्टेंस को क्या कर दूंगा, हाफ कर दूंगा, 1/2 कर दूंगा। तो अगर मैं डिस्टेंस को 1/2 करूंगा तो फोर्स 4 गुना बढ़ जाएगी। ओके, अगर मैं डिस्टेंस को 1/3 करूं, 1/3 कर दूं, तो 1/3 का स्क्वायर कितना होता है, 1/9 होता है। वो 9 ऊपर आ जाएगा। यहां पर अगर मैं 1/2 है तो 1/3 पुट करूं तो 1/3 का स्क्वायर कितना होता है, 1/9 होता है। तो वो 9 ऊपर आ जाएगा और वो बाहर आ गया, बाहर इधर आ गया। तो जो न्यू फोर्स है वो पुराने वाली फोर्स से कितने गुना बढ़ जाएगी, 9 गुना बढ़ जाएगी। क्लियर? इसी तरह अगर मैं 1/4 कर दूं डिस्टेंस, 1/4 डिस्टेंस कर दूं, तो 1/4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। मतलब 16 गुना फोर्स बढ़ जाएगी। डिस्टेंस से कम करने से फोर्स बढ़ती है, इनवर्स रिलेशन है। तो 4 गुना डिस्टेंस कम करने से फोर्स कितने गुना बढ़ जाएगी, 16 गुना बढ़ जाएगी। 5 गुना डिस्टेंस कम करने से फोर्स कितने गुना बढ़ जाएगी, 25 गुना बढ़ जाएगी। 6 गुना फोर्स कम 6 गुना डिस्टेंस कम करने से फोर्स कितने गुना बढ़ जाएगी, 36 गुना बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है? तो इस तरह जो है ये मैंने आपको आर के साथ जब वो डिफरेंट रिलेशन बता दिए मैंने आपको। इसी तरह आप चार्जेस के जो मैग्नीट्यूड है इसके दरमियान भी आप जो फोर्सेज है वो डिस्कस कर सकते हैं। तो ये आपके देखें शार्ट क्वेश्चन बन रहे हैं, यहाँ पे आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं, बहुत सारे बन सकते हैं। ठीक हो गया मेरे बच्चों? अच्छा जी, आगे चलते हैं। और आगे क्या चलते हैं और क्या रह गया है इसका? हाँ, इसकी कुछ है रह गई है बेटा, आपकी कुछ लिमिटेशंस रह गई हैं। ठीक है, ये जो कूलम्स लॉ है इसकी लिमिटेशंस क्या है? ठीक है, ये लिमिटेशंस भी आपको अलग से शॉर्ट क्वेश्चन में बेटा आ सकती हैं। यस, लिमिटेशंस, खामियां, महदूद, लिमिट्स, लिमिटेशंस, लिमिटेशंस कह दें, ड्रॉबैक्स कह दें। ठीक है, तो इसकी लिमिटेशंस क्या है, खामियां क्या है? तो आंसर है कि ये जो कूलम्स लॉ है बच्चों, ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो स्टेशनरी चार्जेस के ऊपर एप्लीकेबल है। ठीक है, पहले इसकी हम क्या लिखेंगे, लिमिटेशन। ओके, तो ये बेटा हमारे पास लिमिटेशन है इसकी। ठीक है, एक कूलम्स लॉ जो है वो सिर्फ स्टेशनरी चार्जेस के ऊपर एप्लीकेबल है, कि जो रेस्ट में चार्जेस हैं उनके ऊपर ही एप्लीकेबल है। अगर चार्जेस मूव करना शुरू कर दे तो फिर हम उन चार्जेस के ऊपर जो है वो कूलम्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो मूविंग चार्जेस के लिए हम एक अलग लॉ पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में जाकर, जिसको हम पढ़ेंगे ओहम्स लॉ। तो लेकिन ये जो है वो सिर्फ स्टेशनरी चार्जेस के ऊपर एप्लीकेबल है। दूसरा कि ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस के ऊपर एप्लीकेबल है। पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं, अभी हम इसको डिफाइन भी कर लेते हैं। तो पहले समझते हैं कि पॉइंट चार्जेस के ऊपर एप्लीकेबल ही क्यों है। देखें, जैसे मिसाल के तौर पर, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर बच्चों को पता नहीं होता है कि पॉइंट चार्जेस के ऊपर एप्लीकेबल क्यों है। देखें, ये हमारे पास एक बॉडी है, इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है जी, ये हमारे पास एक बॉडी है जिसके ऊपर बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, इसी तरह एक और बॉडी है, इसके ऊपर भी ऐसे बहुत सारे जो चार्जेस हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। ठीक हो गया? अच्छा, अब ये भी चार्ज बॉडी है, ये भी चार्ज बॉडी है, इन दोनों के ऊपर कूलम्स लॉ अप्लाई होगा। ठीक हो गया बच्चों? अब ये जो चार्ज है, अगर मैं इसको इस चार्ज के साथ कंपैरिजन करूं तो ये दोनों चार्जेस के दरमियान क्या होगा, कूलम फोर्स अप्लाई होगी। लेकिन ये जो चार्ज है ये इसके ऊपर भी फोर्स लगा रहा है। ठीक हो गया? तो ये इसके ऊपर भी जब वो क्या होगा, कूलम लॉ अप्लाई हो सकता है कि इन दोनों के दरमियान जब वो कूलम फोर्स कितना लग रहा है और इन दोनों के दरमियान कूलम फोर्स कितना लग रहा है। इसी तरह ये चार्ज जब वो यहां पर भी फोर्स अप्लाई कर रहा है। ठीक है, इसी तरह ये जो एक चार्ज है ये हर पार्टिकल के ऊपर क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है। क्लियर? कितनी फोर्स अप्लाई कर रहा है, आपको हर इसका और इसके साथ कूलम लॉ अप्लाई करना पड़ेगा, फिर इसका और इसके साथ कूलम लॉ अप्लाई करना पड़ेगा, इसका और इसके साथ, इसका और इसके साथ, यानी कि इसका हर पार्टिकल के साथ कूलम लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। यानी ये फोर्स वाला फॉर्मूला लगाकर आपको फोर्स कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इसी तरह इसके ये जो चार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज पार्टिकल भी इसके साथ भी फोर्स लगा रहा है, इसके साथ भी फोर्स लगा रहा है, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी फोर्स लगा रहा है। तो इस तरह हमें बहुत सारी फोर्सेस कैलकुलेट करनी पड़ेंगी इस मैसिव बॉडीज के लिए। ठीक है, हमें एक सिंगल चार्ज का इस हर इंडिविजुअल चार्ज के साथ क्या फोर्स लग रहा है, कितनी फोर्सेस हमें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, 1 2 3 4 5, यानी कि इसकी फोर्स 5 चार्जेस के साथ 5 फोर्सेस। इसी तरह ये वाली जो चार्ज होगा इसका भी 5 फोर्सेस, मतलब 5 मरतबा लगाना पड़ेगा फार्मूला। फिर इसी तरह ये जो फोर्स है, ये जो चार्ज है, इसका भी इन सब के साथ 5 मरतबा फोर्स जो वो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो हमें सोचे कि कितनी सारी फोर्सेज है वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो ये काम हमारे लिए क्या हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्लियर? तो फिर जितनी भी फोर्सेज आएंगी उन सब फोर्सेज का हम क्या कर देंगे, सम ले लेंगे, सम ऑफ ऑल दी फोर्सेज हम कर देंगे।
ठीक है जी, इसकी हम 5 फोर्सेस निकालेंगे, इसकी 5 फोर्सेस निकालेंगे, इसकी 5 फोर्सेस निकालेंगे, तो देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6, तो 6 पार्टिकल्स हैं और 6 हर एक 5 5 बना रहा है, तो 6 कितने बनाएंगे? आप देख रहे हैं कितनी ज्यादा फोर्सेस हमें निकालनी पड़ेंगे। फिर इन तमाम फोर्सेस को हम क्या करेंगे, उन सब फोर्सेस का हम ले लेंगे, सम ले लेंगे, और वो हमारे पास क्या आएगी? कूलम फोर्स आएगी, नेट। ठीक है, वो हमारे पास क्या आएगी? नेट कूलम फोर्स आएगी। तो ये बहुत ही लंबा काम हो जाएगा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा काम हो जाएगा। तो हम क्या चाहते हैं, हम इस काम को सिंपल करना चाहते हैं, और सिंपल हम कैसे करेंगे? इन दोनों चार्जेस को हमने बहुत छोटा बना लिया। ठीक है, कि लेट से इसके ऊपर चार्ज हमारे पास कितना है? 5e है, इसके ऊपर भी चार्ज हमारे पास कितना है? 5e है। अब इस पूरे 5e चार्ज को हमने ऐसे सुकड़ दिया, स्क्वीज कर दिया, और स्क्वीज करके छोटा सा हमने क्या बना दिया? इस पार्टिकल को बना दिया। ठीक है, अब ये जो पार्टिकल, ये तो है वही पार्टिकल जो कि कन्वर्ट करके इतना छोटा सा साइज बन गया इसका, और ये भी पार्टिकल जब वो छोटा सा स्क्वीज करके हमने इसको ऐसे छोटा सा बना दिया है, तो इसके ऊपर भी उतना ही चार्ज है जितना इसके ऊपर था, दैट इज 5e। ठीक है, इसके ऊपर भी 5e चार्ज है, ये छोटा सा हमारे पास पार्टिकल है। इसी तरह ये जो पार्टिकल है छोटा सा हमने स्क्वीज कर दिया है, इसके ऊपर भी कितना चार्ज है? 5e है। तो छोटा करने से क्या होगा? इन दोनों के दरमियान जो अब कूलम फोर्स लगेगा वो हम एक बार ही कैलकुलेट कर लेंगे। यहां पर हमने हर पार्टिकल्स के लिए अलग अलग कूलम लॉ अप्लाई किया था, और बहुत सारी फोर्सेस, बहुत सारे कूलम लॉ अप्लाई करने पड़े थे हर पार्टिकल के लिए, लेकिन यहां पर उसी दोनों पार्टिकल्स को ऐसे स्क्वीज कर लिया और बहुत ही छोटा सा चार्ज बना लिया, पॉइंट चार्ज बना लिया, और इस पॉइंट चार्ज के ऊपर हमने क्या किया? कूलम लॉ अप्लाई किया। ठीक है, तो ये जो कूलम लॉ अप्लाई करके हमारे पास फोर्स आएगी, ये फोर्स इसी फोर्स के बराबर होगी। तो बजाय ये वाला प्रोसेस करने से ये वाला प्रोसेस ठीक नहीं है। हमें यहां पर एक ही बार फोर्स का जो फार्मूला है वो अप्लाई करना पड़ रहा है, लेकिन यहां पे बड़े बड़े पार्टिकल्स के लिए हमें हर पार्टिकल्स के लिए, हर चार्ज के लिए अलग अलग जो फार्मूला था वो कैलकुलेट करना पड़ रहा था। क्लियर हो गया बच्चों? तो इस तरह जो है हम क्या करते हैं कि जो कूलम्स लॉ है वो बड़े बड़े पार्टिकल्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। एप्लीकेबल तो है, लेकिन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसेस हो जाएगा। हर चार्ज पार्टिकल के लिए सिंगल सिंगल इंडिविजुअल फोर्स हमें कैलकुलेट करना पड़ेगी। तो बेहतर नहीं है कि हम उन्हीं चार्जेस को पॉइंट चार्ज कंसिडर कर लें और एक ही बार फोर्स निकाल लें। तो वो जो एक ही बार फोर्स आएगी वो फोर्स इन तमाम कैलकुलेट की गई फोर्सेस के नेट फोर्स के बराबर ही होगी। तो इस वजह से जो कूलम्स लॉ है वो पॉइंट चार्जेस के ऊपर एप्लीकेबल है। तो अब पॉइंट चार्जेस क्या हुए? ठीक है, पॉइंट चार्जेस क्या हुए? ऐसे चार्जेस जिनका साइज उनके डिस्टेंस के लिहाज से बहुत ही कम होता है। क्लियर? यानी कि पॉइंट मतलब एक छोटा सा पॉइंट है, और एक ये हमने पॉइंट ले लिया। अब ये जो पॉइंट है इसका साइज देख लो, और ये जो पॉइंट है इसका साइज देख लो, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो देख लो, आर है। तो आर जो डिस्टेंस है, ये आर डिस्टेंस इन दोनों चार्जेस के साइज से कैसा है? ज्यादा है। तो यही डेफिनेशन होती है पॉइंट चार्ज की। तो अब हम यहां पे पॉइंट चार्ज की बेटा डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक हो गया बच्चों? तो ऐसे चार्जेस जिनका साइज उनके डिस्टेंस के कंपैरिजन बहुत छोटा होता है। ठीक हो गया? तो उन चार्जेस को हम क्या नाम दे देंगे? उन चार्जेस को हम नाम देंगे पॉइंट चार्जेस। क्लियर? उन चार्जेस को हम क्या नाम देंगे? पॉइंट चार्जेस। आखिरी एक दो बातें बस, उसके बाद हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, काफी लेंथी वीडियो बन गई है। ओके, तो बच्चों ये जो फोर्स लगती है दोनों चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान, ठीक है, कूलम फोर्स, ये कूलम फोर्स बेटा याद रखिएगा, जैसे ये हमारे पास एक पार्टिकल है, ठीक हो गया, चार्ज पार्टिकल है, इसी तरह ये एक दूसरा चार्ज पार्टिकल है। ओके, तो यहां पर ये इसका सेंटर है। ठीक है, ये थोड़ा सा नीचे बन गया है, थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर देते हैं, दिस मच। ओके जी, ठीक है, अब ठीक है, यस। ओके, तो ये जो कूलम फोर्स होता है, ये दोनों चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स इक्वल अमाउंट में लगाते हैं। जैसे कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपने पढ़ा है, तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगाते हैं वो सेम मैग्नीट्यूड का होता है। इसी तरह यहां पर ये दोनों चार्ज पार्टिकल्स भी एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगाएंगे बच्चों वो सेम मैग्नीट्यूड का होगा।
ऐसा नहीं है कि इस पार्टिकल ने फोर्स लगाया 3 न्यूटन तो इसने लगाया 5 न्यूटन, ऐसा नहीं होगा। जितना फोर्स से ये इसको रिपेल या अट्रैक्ट करेगा उतने फोर्स से ये वाला पार्टिकल भी इसको अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। क्लियर? मतलब न्यूटन का जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो इसके साथ रिजेंबल करता है। क्लियर? सो सेम फोर्सेस जब वो अप्लाई की जाएंगी दोनों चार्जेस की वजह से, चाहे वो अट्रैक्टिव भी हो सकती हैं या वो रिपल्सिव भी हो सकती हैं। ठीक है, फर्ज करें अट्रैक्टिव है तो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं या रिपल्सिव फोर्सेस हैं, ये कैसा होगा? सेम फोर्सेस, सेम फोर्स will be applied by both the charges। ठीक हो गया प्यारे बच्चों? तो दोनों चार्जेस क्या करेंगे? सेम फोर्स अप्लाई करेंगे एक दूसरे के ऊपर। अच्छा, जब ये फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये दोनों फोर्सेस एक ही लाइन में होंगी। ठीक हो गया? जैसे कि फर्ज करें इसने फोर्स लगाई इस पार्टिकल के ऊपर और इसने फोर्स लगाई इस पार्टिकल के ऊपर इस डायरेक्शन में, ऐसा नहीं होगा। यानी कि ये दोनों फोर्सेस का जो लाइन है, फोर्स लगाने की जो डायरेक्शन है वो एक ही लाइन के अलोंग रहेगी। ठीक है? जैसे यहां पर ये पार्टिकल हमारे पास है, ये पहला पार्टिकल है और उसके बाद ये हमारे पास दूसरा पार्टिकल है। तो इसने फोर्स लगाई इस पार्टिकल के ऊपर इस डायरेक्शन में। ठीक है, फर्ज करें ये फोर्स लगाई है, इसने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई है और इसने भी इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई है। तो ये दोनों फोर्सेस जो लगाएंगे ये एक ही लाइन के अलोंग रहेंगी, सेंट्रल फोर्स रहेंगी। इसको बोलेंगे सेंट्रल फोर्स। क्या होगा? सेंट्रल फोर्स। ठीक है? ऐसा नहीं है कि इसने इसके ऊपर फोर्स लगाई इस डायरेक्शन में और इसने इसके ऊपर फोर्स लगाई इस डायरेक्शन में, ऐसा नहीं होगा। ये जो फोर्स लगेगी ये एक ही लाइन के अलोंग रहेगी। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ सेंट्रल फोर्स। ठीक है? सेंटर को जो मिलाने वाली जो लाइन होती है उसी लाइन के ऊपर ये फोर्स रहेगी। ठीक हो गया? तो ये एक दो बातें थी जो आपको आपके साथ शेयर करना थी। ठीक हो गया मेरे बच्चों? और उसके बाद ये एक वैल्यू एमसीक्यूज में आपने याद रखनी है कि ये जो के की वैल्यू होती है ना, के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलन और के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलन नॉट। कि जब हम मीडियम कौन सा यूज करते हैं? एयर। ठीक है, तो एयर के लिए साइन क्या हो जाता है? एप्सिलन नॉट हो जाता है। और एयर के लिए जो के का फार्मूला, के की वैल्यू जो होगी, ठीक है जी, ये वाली एयर के केस में हम के का ये वाली शक्ल इस्तेमाल करते हैं और एयर के केस में के की वैल्यू भी आपको मैं बताना भूल गया। वो के की वैल्यू बच्चों होती है, आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखनी है और ये कई बार एमसीक्यूज में आ भी चुका है। वो होती है 9 × 10⁹ होती है और इसका यूनिट भी याद रखना है। तो यहाँ पर के का यूनिट क्या होगा? देखें, यहाँ से के को एक तरफ कर दो, ये सारा के का वैल्यू है, के की वैल्यू है। इस के को एक तरफ कर दो, आर स्क्वायर को उठा के इधर ले आओ, Q1 Q2 को उठा के इधर ले आओ, तो आर स्क्वायर इधर आके मल्टीप्लाई होगा और Q1 Q2 इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो इसका यूनिट क्या बनेगा? देखें, एफ आर स्क्वायर ओवर Q1 ओवर Q2 या Q1 Q2। तो फोर्स का जो न्यूटन होगा, आर स्क्वायर इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो आर का यूनिट होगा मीटर, तो ये बन गया न्यूटन मीटर स्क्वायर। और ये दोनों चार्जेस इधर आके डिवाइड होंगे तो दोनों चार्जेस का यूनिट क्या होगा? कूलम, और कूलम का स्क्वायर। तो इसका बेटा यूनिट बन जाएगा न्यूटन न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। बात समझ में आई? नहीं समझ आई? मैं दोबारा आपको कर देता हूँ। ये सारा है के, इसको मैं के को रिप्लेस कर देता हूँ। ये देखें, हमारे पास बन जाएगा एफ इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। यहाँ से के की वैल्यू निकालो तो के को कर दो एक तरफ, आर स्क्वायर इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई और Q1 Q2 इधर आके क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएंगे, Q1 Q2। अब यहाँ से निकालो इसका यूनिट क्या होगा? फोर्स का यूनिट हमारे पास होगा न्यूटन, आर का होगा मीटर स्क्वायर ओवर नीचे दोनों चार्जेस हैं तो चार्जेस का यूनिट क्या होता है? कूलम स्क्वायर। कूलम स्क्वायर क्यों है? क्योंकि दो चार्जेस हैं। ठीक है, ये क्या बन गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो यही बात मैंने यहाँ पे लिखी है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है? के की वैल्यू है, लेकिन के की वैल्यू फॉर एयर। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगर मीडियम क्या है? एयर है चार्जेस के दरमियान, तब हमारे पास के की वैल्यू किसके बराबर आएगी? 9 × 10⁹